देखो बच्चों यहाँ पे ना सबसे पहले एक बार आप फॉर्मूला देख लो वापस, है ना। देखो कल पढ़ाते वक्त आपको क्या बताया था, कुछ चीजें बताई है ना। नॉर्मली आपको बताया था एक तो पी, क्या बताया था, पी। पी क्या होता है बता दो मुझे, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब क्या होता है, मूलधन। ठीक है, ये होता है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद बताया था एन, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, या फिर आप यहाँ पे टी लिखो, क्या लिखो, टी। टी क्या बताया था आपको, समय। आर क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दर। ठीक है, और इसके बाद आपको एसआई मिल रहा था। एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको निकालना था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला बताया था आपको, नॉर्मली पता होगी, जो कि आपको मैंने प्रूफ करके बताया था कि कैसे निकलता है ना। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका पी आर टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। याद कर लो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे सवाल करना है। अभी देखो, अगर ये सवाल देखेंगे आप, इस सवाल में क्या दिया गया है, सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले। जब वर्षों की संख्या दी है, इसमें क्या बोला है, जब वर्षों की संख्या, देखो जब वर्षों की संख्या प्रतिशत वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर हो। समझे यहाँ पे क्या दिया है, वर्षों की संख्या, टाइम आपका जो भी दिया होगा वो क्या बोला है, प्रतिशत, प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है। जो ये टाइम दिया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, आधे के बराबर है। समझा बच्चों, उसने यही बोला है कि जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर हो, मतलब जितना भी दर होगा अगर उसका आधा करेंगे तो आपको समय मिल जाएगा। क्लियर है। और आगे बोला है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है 1/8, इसका मतलब ये 8 क्या हो गया आपका, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये 1 क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज। तो आपको क्या करना है कि उसने बोला है तो वर्षों के साथ साधारण ब्याज में गणना कीजिए। यहाँ पे निकालना है क्या आपको, साधारण ब्याज कितना आएगा, ये बोला है ना, 8 वर्षों पर के लिए 15,000 दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज। यहाँ पे टाइम दे दिया है 8 वर्ष, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो पी बराबर क्या बताता है आपको, एस बराबर पी आर टी अपॉन में 100। फॉर्मूले में रख लो। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, बराबर है, प्रिंसिपल अमाउंट 8 लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है यहाँ पे, वही निकालना है आपको। ठीक है, आर निकालना है आपको, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जो टाइम दिया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ है, तो यहाँ पे करेंगे आर अपॉन में 2, और अपॉन में क्या कर लेंगे 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बता दो जरा, ये कट जाएगा आपको, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 25, हाँ ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 बत्ते 25 बचा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आ जाएगी, ये 5% आ गया है ना। अभी क्या निकालना है इसमें, अभी देखो 15,000 पर निकालना है बेटा, 15,000 पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो यही फॉर्मूले में अभी लगा देंगे। इसमें देखो कैसा हो जाएगा, देखो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है 5, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 8, बटे में कितना 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 8 पंचे 40 और 15 चौक 60, 6,000 रुपया। मतलब यहाँ पे बेटा 2 सवाल दिए गए थे। सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था आर, और इसके बाद क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, सी करेंगे। चलो लिख लो फटाफट। सवाल में क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन राशि के 45% के बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 45% दिया है इसको भिन्न में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। तो 45% बराबर क्या होता है ये बता दो मुझे, ये होता है 9 बटे में 20, कट करने जाओगे है ना, तो ऐसा आएगा 45 बटे में कितना 100।
जब कट करोगे 5 से तो 5 9 45 और यहाँ पे 20 बार में कट जाएगा, मतलब 9 बटे में कितना आया 20। तो यहाँ पर जो सिंपल से आपको पता चल गया जो 20 है, तो 20 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और उसके ऊपर 9 रुपए आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर दिया गया है। ठीक है, उसने क्या बोला है पता है, जो समय दिया है टाइम, वो प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसका 4/5 भाग के बराबर है। प्रश्न में ये बोला गया है। इतना समझ में आया बच्चों? अगर ये समझ में आ गया है तो उसने आगे क्या बोला है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बराबर है कि नहीं? देखो सवाल में क्या बोला है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल धन राशि के 45% के बराबर है। आपने इसको भिन्न में कन्वर्ट किया, जब भिन्न में कन्वर्ट किया तो 9/20 आया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिला 20, इंटरेस्ट कितना मिला 9 रुपए। आगे उसने सेंटेंस में बोला है कि जो समय का मान दिया गया है वो दर के मान का 4/5 गुना है, दर का 4/5 गुना है। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू लिखा रेट इंटू 4/5, मतलब ये दोनों बराबर वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो नॉर्मली आपको फॉर्मूला तो पता ही है, जो एक फॉर्मूला दिया वही फॉर्मूला यूज करना है। वो कौन सा था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया आपका 9 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट 20 रुपए, आर कितना दिया है निकालना है आपको, लेकिन जो टाइम दिया है आर का 4/5 है। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे 100। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब ये 5 का गुना 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 बचे 25। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरफ लेके आओगे तो ऐसा हो जाएगा 9 गुना में 25 बटे में कितना 4 बराबर आएगा आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? आर का गुना आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, है ना? तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे बच्चों क्या आ जाएगा, देखो ये 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2। 3 बचे 15, 15 बटे 2, 15 का आधा कितना होता है 7.5%। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बी वाला इसका आंसर करेक्ट है। चलो लिख लो फटाफट। देखो बेटा सवाल क्या दिया है यहाँ पे पता है, सवाल बोला है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज है ना मूलधन का कितना है 2/25 है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली आप इसको जब 2/25 लिखोगे तो ऐसा आएगा 2/25। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल और ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बोला है और वर्षों की संख्या जो दी है ना वो वार्षिक दर प्रतिशत के दुगना के बराबर है, मतलब जो आपका टी दिया है ना वो 2R के बराबर है, बराबर है। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं कि दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको दिया गया। फॉर्मूला क्या बता दो जरा, इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। इंटरेस्ट कितना दिया है 2 दिया है, बराबर में प्रिंसिपल अमाउंट 25 गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, और यहाँ पे जो टाइम दिया है 2R के बराबर दिया है, बराबर है। अपॉन में कितना जाएगा 100, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। इतना सिंपल से कट करना है आपको। देखो जब कट करने जाओगे तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये 2 का गुना यहाँ पे 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर दिया गया है 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2%। ऑप्शन में दिया गया बच्चों, देखो पहला वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, बैंक से लिया होगा शायद लोन, है ना? ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है पता है, सवाल देख लो। सवाल बोला है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यहाँ पे आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, मतलब 1 दशमलव अंक तक ही निकालना है। एक निश्चित धनराशि पर 11 महीने में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 गुना हो जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रश्न में कैसा दिया गया बच्चों पता है, 11 महीने का ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया है 11 महीने का ब्याज। यहाँ पे ब्याज भी दिया गया है, मूलधन भी दिया गया है। अब वो कैसे, अब जब इसको कन्वर्ट करोगे आप देखो, जब आप इसको 0.08 को लिखते हो 0.08,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको, 8/100। इतना समझ में आया? इसका मतलब ये है कि 8/100 है ना, ये दिया गया है आपका क्या, ब्याज और मूलधन। ठीक है, ये नीचे वाले आपके क्या बताता है, जो डिनोमिनेटर होता है आपका होता है प्रिंसिपल, और ये आपका क्या दिया गया है, इंटरेस्ट। ये दो चीजें आपको पता चल गई है ना। और यहाँ पे समय भी आपको दिया गया है 11 महीने। इसका मतलब ये दिया गया है कि 11 महीने में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिला। क्या बच्चों, 100 रुपए पर, देखो ऐसा ही है, 100 रुपए पर 11 महीने में, यहाँ पे महीने दिए गए हैं ना, 11 महीने में कितना रुपए ब्याज मिला, 8 रुपए ब्याज मिला। ये क्या है, ये ब्याज है। अब मुझे ये बताओ, 11 महीने का 8 रुपए ब्याज है, तो एक महीने का ब्याज कितना होगा? क्या 11 महीने का 8 रुपए ब्याज है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, 8/11। 12 महीने का कितना होगा, 8/11 और गुना में 12। इतना समझ में आया? क्या आपस यही सॉल्व करना है, तो इसमें आपको दर मिल जाएगी पूरी। देखो ऐसा हो जाएगा, 8 12 टे 96, 12 टे 96 और बटे में कितना आ जाएगा, 11। अब यहाँ पे इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने बार कटेगा, देखो 11 टे 88, 11 टे 88, कितने बचे अभी, 8 बचे, 80 हो गया, 11 सते 77, तो 8.7%। यहाँ पे सी नंबर का करेक्ट दिया गया है। ठीक है, देखो सवाल क्या बोल रहा है बच्चों, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। इसका दुगुना का मतलब पता है, अगर आपने, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 रुपए होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1 रुपए, तो यहाँ पे ना अमाउंट बता रहा है, मतलब वो स्वयं की दुगनी हो जाती है। मतलब 1 रुपए होगा तो कितने वर्षों में, 7 वर्ष में। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने आप आ जाएगा। उसने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 रुपए दिया गया है, 1 रुपए, ठीक है, तो 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 रुपए हो जाता है। ये पता है, ये क्या है, अमाउंट आया, क्या आया, अमाउंट आया। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला मुझे ये बता दो, इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है, 1 रुपए। ठीक है, इतना क्लियर हो बच्चों? अगर यही बोलता कि कोई अमाउंट 7 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो मतलब 1 रुपए कितना हो जाता है, वो 5 रुपए हो जाता है। ब्याज कितना मिला, 4 रुपए। तो इस कंडीशन में क्या करना बच्चों, पता है, यहाँ पे जो ब्याज दिया है सिर्फ वो देखना। कैसे, देखो अभी यहाँ पे जो ब्याज मिला है, पहले लिखना ब्याज कितना मिला है, 1 रुपए। कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में बेटा। ठीक है, इतना समझो, 7 वर्ष में, मतलब 1 रुपए 7 वर्ष में कितना हो गया था, वो दुगना हुआ था। ठीक है, तो उसने बोला है कि कितने समय में ये राशि क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। मतलब 1 रुपए का 5 रुपए बन जाएगा, बराबर है क्या? तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 4 रुपए मिला, बराबर है क्या? तो इसके लिए कितने वर्ष लगेंगे, 28 वर्ष। सुना बच्चों, यहाँ पे क्या बोला था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब यहाँ पे दुगनी होने का मतलब है कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट था उतना ही ब्याज मिला है, और जो ब्याज था 1 रुपए वो 7 वर्ष में हुआ था, तो 5 गुना करना है। 5 गुना मतलब 1 रुपए पर 4 रुपए ब्याज कमाना है, तो कितने वर्षों में क्रॉस करना था, 4 सते 28 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन में दिया बच्चों, कितने नंबर का करेक्ट है, डी करेक्ट है। या फिर आप डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते थे कि 1 में आपने 7 का गुना किया, तो 4 में कितना गुना करेंगे, 7 का, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो इसको कितने लगे, 28 वर्ष लग जाएंगे। सवाल कितना सरल दिया है, उसमें क्या बोला है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। देखो 10 वर्षों में 1 रुपए का कितना हो जा रहा है, 3 रुपए हो जा रहा है। 100 रुपए का कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझो कि 3 गुना बोले तो 1 का 3, अब 1 का 3 हुआ, इसका मतलब ब्याज कितना कमाया उसने, 2 रुपए। जो ये 2 रुपए कमाया ना बेटा, ये 2 रुपए कितने दिनों में कमाया, बता मुझे, 10 वर्ष में कमाया, बराबर है। अब आगे बोला है तो कितने वर्षों में ये उसी साधारण ब्याज की दर से, मतलब ब्याज यहाँ पे चेंज हो रहा नहीं है, ब्याज की दर चेंज नहीं होगी, तो कितने वर्षों में वो 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना होने का मतलब 1 रुपए कितना हो जाएगा, 10 रुपए। अब 1 रुपए
आपने इन्वेस्ट किया, 10 रुपए हो गया तो कितना कमाया आपने? 9 रुपए कमाया। तो 9 रुपए होने के लिए उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 2 में कितने का गुना किए कि 10 आ गया, 5 से। तो 9 में भी कितने से गुना करेंगे, 5 से। तो 5 नवा 45 वर्ष। ऑप्शन दिया गया बच्चों, ये देखो ए। इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा सवाल क्या दिया है यहाँ पे, देखो 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। मतलब ब्याज कितना लिया, 2 रुपए। कितने वर्षों में, 26 वर्ष में। इतना समझा बेटा? आगे क्या बोला है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कितना ब्याज कमाना था, 4 रुपए कमाना है। 5 गुना मतलब 4 रुपए कमाना है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 13 दूनी 26। तो यहाँ पे कितने से गुना करोगे, 13 से। 13 चौक 52। या फिर अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करते नहीं आ रहा है तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे 26 का गुना करेंगे किससे, 4 से, और बटे में कितना, 2। तो 2 से कटेगा ये 13, और 13 चौक 52 वर्ष। कौन सा आंसर आ गया इसका, 2 नंबर का। सबको समझ में आया? अगला सवाल देखो, चलो ये सवाल करो फटाफट। अभी सवाल में क्या बोला, एक निश्चित राशि ना 20 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 6 गुना हो जा रही है। कितने बच्चों, 6 गुना हो जा रही है ना। देखो 20 वर्ष में 6 गुना मतलब 5 रुपए ब्याज कमाया। कितना कमाया, 5 रुपए। 5 रुपए कितने वर्षों में कमाया, 20 वर्ष में। तो उसने बोला है कि प्रत्येक उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 गुना होने के लिए मतलब ब्याज कितना कमाएंगे, 4। तो ये 4 रुपए होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। तो बेटा यहाँ पे कितने से गुना किए, 4 से। 5 चौक 20 वर्ष। तो यहाँ पे भी कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 वर्ष लगेंगे। या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 का गुना 20 के साथ करेंगे, और बाकी कितने से लेंगे, 5 से। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16। 4 नंबर का आंसर करेक्ट है। ओके, देख संकेत सवाल क्या दिया बच्चों। देखो सवाल आपने पढ़ा क्या, क्या बोला है सवाल में, कोई धनराशि 100 वर्षों में कितनी होती है, 36 गुना होती है। 100 वर्षों में 36 गुना मतलब ब्याज कितना कमाया, 35। कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। बराबर है, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। 29 गुना मतलब 28 रुपए ब्याज कमाएगा। कितने वर्ष लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 28 अपॉन में कितना आएगा, 35। कितने से कट जाएगा, 7 से। कितने से, 7 से। देखो 7 बचे 35, 7 चौक 28। अब 5 से ये कट कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। जब 20 का गुना 4 में करोगे तो कितना लगेगा, 80 वर्ष लगेगा, 80 इयर्स। दिया गया ऑप्शन में, क्लियर है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे आता बच्चों। देखो सवाल में क्या बोला है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो जाती है, 5 गुनी। मतलब ब्याज कितना कमाया, 4 रुपए ब्याज कमाया। कितने रुपए में, 15। कितने वर्षों में, 15 वर्ष में। ठीक है। तो आगे सवाल में क्या बोला है कि उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी करना है। मतलब यहाँ पे कितना रुपए ब्याज कमाना है, 11 रुपए ब्याज कमाना है। कितना, 11 रुपए। 12 गुनी मतलब क्या, 11 रुपए कमाना है अपने को। तो वो कितने वर्षों में होगा, बस यही सवाल दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कैसा हो जाएगा, देखो 15 गुना में 11 बटे में कितना, 4। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 165 अपॉन में 4। जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4। ठीक है, पॉइंट लो या फिर 1 बटे में 4, मतलब 41.1/4 वर्ष लगेंगे।
अब इसको महीने में ऑप्शन दिए गए यहाँ पे है ना, तो महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देखो वर्ष को जब महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 41 वर्ष, और यहाँ पे 1/4 को 12 से गुना कर लो सिर्फ, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 3 महीने आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है आपको, देखो ऑप्शन में 41 वर्ष 3 महीने, कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला करेक्ट है इसका। क्लियर है? बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, सवाल क्या बोला है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7 गुना। मतलब 7 गुना का मतलब है ब्याज कितना कमाया उसने, 6 रुपए आपने लिख लिया ब्याज, कितने वर्षों में, वो 12 वर्ष में। इतना सबको समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल सा है, सेम मेथड दिया है, कोई चेंज नहीं मेथड इसमें, ठीक है। तो इसी धनराशि का 42 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, वर्ष दे दिया है 42 वर्ष, तो यहाँ पे कितने गुना हो जाएगा ये पूछा है, तो क्या फर्क पड़ता है, इनवर्स है ना, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे 6 का डबल 12 है, मतलब 12 का आधा कितना है, 6, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा सवाल है, कुछ इसमें करने की जरूरत भी नहीं है। और नॉर्मली अगर करना ही तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कैसा हो जाएगा पता है, ये 6 गुना में 42 और बटे में कितना 12, तो आपको मिल जाएगा कितने गुना हो जाएगा। तो ये होगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 42 का आधा कितना होता है, 21 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में दिया बच्चों, ठीक है, 21 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो बच्चों, अब बातें मत करना, ध्यान से समझना, वापस से एक बार बता रहा हूँ। देखो सवाल में क्या बोला है, एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का कितना होता है, 11/8 गुना हो जाता है। 11/8 गुना का मतलब क्या हो सकता है बच्चों, ये होगा 11/8, ये आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या आ गया, अमाउंट, ठीक है। मतलब ब्याज कितना मिला यहाँ पर, 3 रुपए, कितने के ऊपर, 8 रुपए के ऊपर, पहले कंडीशन। दूसरा कंडीशन दिया है कि इसी धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। ये जो दिया गया है वो दिया गया 7.5 वर्ष का, तो आगे बोला गया है कि 19/12, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 12 है, अमाउंट 19 आया, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे मतलब 12 रुपए पर कितना रुपए ब्याज मिला है, 7 रुपए, ये कितने दिनों में मिलेगा, सिर्फ इतना सवाल है, ठीक है। बच्चों जब इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो दोनों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इक्वल है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनका प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल करेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि अगर 3/8 और 7/12 का आप एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 से कर लो, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, मतलब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 9/24, और यहाँ पर 14/24। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो ब्याज मिला है, यहाँ पे देखो 24 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिला है, कितने वर्षों में, 7.5 वर्षों में। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया बेटा 7.5 वर्षों में ना, तो बोला है कि 24 रुपए पर 14 रुपए कितने वर्षों में मिलेगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, 7.5 गुना में 14 बटे में 9, जब इनका गुना करोगे तो 14 × 25 70 के 0, हासिल के कितने 7, 14 × 7 98, 7 105 पॉइंट बटे में 9। जब इसको डिवाइड करोगे तो 11.6 बटे में 9 आएगा। जब इसको मंथ में कन्वर्ट करोगे, 11 वर्ष पूरा आ गया है और 6/9 वर्ष है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, मतलब 11 वर्ष 8 महीने इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे बच्चों जो अभी तक सवाल कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ पैसे होंगे ना बच्चों, वो 2-3 जगह पे इन्वेस्ट करता है एक व्यक्ति, एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। समझ के चलो मेरे पास 15,000 रुपए है, तो 15,000 क्या करूंगा, एक स्टेट बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, एक HDFC में, एक पंजाब नेशनल बैंक में। तो आपको पता है कि हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता रहता है, अलग अलग होता है, और हो सकता है मैं जो पैसे इन्वेस्ट करूंगा कम ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये सुनो, जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा।
और जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा पैसे कमाने मिलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, नॉर्मली आपने फॉर्मूला देखा था, जो फॉर्मूला था क्या था, वो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT, ठीक है, PRT, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों, PRT अपॉन क्या होता है 100, ये आपका फॉर्मूला बताया गया था। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब समानुपात में होता है, किसके, पता है, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको ब्याज मिलता है, और उसी तरीके से जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। यस और नो? तो ये बात ध्यान में रखना, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ब्याज कितना मिलेगा। तो इस तरीके के प्रश्न में क्या करना बच्चों, जब भी ये दिया रहेगा SI सिंपल इंटरेस्ट PR% और T, ठीक है, जब भी ये दिया रहेगा तो इसमें कोई भी दो चीजें अगर समान होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, क्या होती है, कांस्टेंट, जो कि बदलती नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका बचा हुआ रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट हो या इंटरेस्ट हो या नंबर ऑफ ईयर्स हो, तो वो एक दूसरे के ना विरोध बोलते हैं ना, विलोमानुपात में होते हैं। किसमें होते हैं, विलोमानुपात में होते हैं, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। वो कैसे बच्चों, देखो अगर समझ के चलो, मैंने बोला कि मेरे पास 15,000 रुपए थे, 3 बैंकों में इन्वेस्ट किए, 4%, 8% और 12% पर, 3 वर्षों के बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, वो 4, 6, 8 दिया, बदल गया, यस और नो? यहाँ पे 3 स्कीम दी, समझ के चलो, A बैंक, B बैंक और C बैंक। वहां पे नंबर ऑफ ईयर समान दे दिया मैंने, टाइम मतलब 4 वर्षों के लिए मैंने इन्वेस्ट किया पैसे, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे दिया रहेगा, तो क्या होता है कि 4 वर्षों बाद मुझे तीनों जगह से समान ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, समान ब्याज मिलता है। तो इस कंडीशन में ये दो चीजें आपकी कांस्टेंट है, मतलब फिक्स हो गई कि 4 वर्ष के लिए ही इन्वेस्ट किया है, और जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, समान होगा तीनों जगह का। तो ये दो चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, समान हो गई। तो यहाँ पे बचा क्या, P इंटू R%। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, पता है, ये बराबर में तो इंटरेस्ट था जो कि 1 रह जाता है, बराबर है। तो जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरफ आएगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो? इतना समझा बच्चों? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, मतलब कहाँ, यहाँ पे क्या हुआ पता है, जो P इक्वल टू दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का विलोमानुपात दिया है, क्या दिया है, बटे में विलोम दे दिया डायरेक्टली, रेसिप्रोकल जिसको इंग्लिश में बोलते, क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अगर इसी कंडीशन में देखा जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा, तो इनका जो अनुपात आएगा, रेट दिया होगा, जो परसेंटेज दिया होगा, वो विलोमानुपात में होगा। कैसे, ये पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 वाला R%, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वाला R2%, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R3%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो एक दूसरे के विलोमानुपात में, मतलब यहाँ पे 1, 1, 1, और ये किसमें होंगे बेटा, अनुपात में होंगे, किसमें होंगे, अनुपात में होंगे। तो इस मेथड को लेके ही हमें सॉल्व करना है। तो बस प्रश्न में ये देखना है कि कौन सी दो चीजें कांस्टेंट है। जो चीजें कांस्टेंट दी है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट के विलोमानुपात में होती है, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। लिखना है, लिख लो फटाक से इसको, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, वैसा कुछ है नहीं, सवाल समझ के चलो। देखो सवाल में क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का निवेश किया। मतलब यहाँ पे 3 योजनाएं, 3 स्कीम दी गई है, तीनों स्कीम में क्या किया उसने, इस अमाउंट को जो 15,500 दिया है उसको सेग्रेगेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है अलग अलग भाग में। जो पहला भाग था वो 4% पे इन्वेस्ट किया है, दूसरा भाग 6% और तीसरा भाग 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 1 वर्ष के अंत में उसे सभी 3 योजनाओं में समान ब्याज मिला। देखो यहाँ पे वर्ष दिया गया है कितना, 1 वर्ष, कितना दिया गया है, 1, और ब्याज क्या मिला है, समान, मतलब दो चीजें समान आ गई यहाँ पे। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब समय और ब्याज दोनों कांस्टेंट आ गए। जब कांस्टेंट आ गए तो मैंने आपको पहले इसके लिए क्या बताया था बताओ बच्चों, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा, किसमें, विलोमानुपात में आ जाएगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा उसका, तो जो पहला दिया 4%, मतलब वो कितना आ जाएगा, 1/4%, बराबर है।
ये समझना बच्चों, ठीक है। ये ए वाला है, अब बी वाला क्या बोला है, दूसरा वाला क्या बोला है 6%, मतलब 1/6 आ जाएगा। और तीसरा वाला क्या बोला है 10%, तो कितना आ जाएगा सी वाला 1/10%। कितना बच्चों समझ में आया? मतलब ये किसमें दिया है, अनुपात में दिया है। अब ये अनुपात में दिया तो बच्चों इसका क्या करेंगे पता है, इनका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब इनको 60 से आप मल्टीप्लाई करते हो एलसीएम, तो डायरेक्टली क्या करना, 60 से मल्टीप्लाई करना। कैसे पता है, देखो मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा 10, और यहाँ पे कितना आएगा 6। मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट का है ना, वो आपको रेशियो मिल गया है, ठीक है। इस अनुपात में उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। बच्चों इतना समझ में आया, ये सुनो जोर से बोलते चलो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 6% दर पर निवेश की गई राशि कितनी है। 6% कौन सी थी, बीच वाली थी। अपने को 10 निकालना है। टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, सबको ऐड कर लो, 15 और 10 25 6 31। लेकिन एक्चुअल में टोटल अमाउंट कितना दिया है, 15,500। ठीक है बच्चों, 15,500 कितने बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा बेटा। जब इसको 5 बार में कट करो, 31 एकम 31, 31 बचे 155, तो ये 500 बचा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5,000 रुपए। मतलब 6% पर उसने 6% की दर पर निवेश की गई राशि कितनी है, 5,000 रुपए। बी वाला इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलो लिख लो। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उतना फॉर्मेलिटी का मतलब पूरी नहीं करूंगा। देखो देखो सवाल क्या बोला है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। देखो सवाल बोला, एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपए को 4%, 5% और 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में समय कितना दिया है, 1 वर्ष, मतलब वर्ष सबका समान है। तीनों मामले में समान ब्याज मिला, ब्याज भी समान दिया गया है। तो 5% पर कितनी राशि उसने इन्वेस्ट की थी वो निकालनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो होगा वो किसके अनुपात में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, विलोमानुपात में होगा। तो कितना आ जाएगा, पहला दिया 1/4, दूसरा क्या दिया है 1/5, तीसरा क्या दिया 1/8। बराबर बच्चों, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या एलसीएम आ जाएगा बता दो, 40। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इनको ना 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट आपको अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या अनुपात होगा बताओ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। मतलब इस अनुपात में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक है। अब उसने बोला है 5% पर प्राप्त अमाउंट क्या होगा, तो 5% वाली राशि कौन सी थी, बीच वाली, मतलब 8 दी गई है वो, ठीक है। तो 8 बटे में सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा 23, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितना दिया गया बच्चों, 57,500। कितना दिया है 57,500, 57,500। देखो 57,500। जब इसको आप कट करने जाओगे 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 46, यहाँ पे बचेंगे कितने 11, और 23 पचे 115 और 2 जीरो, 25 अठे 200 और 2 जीरो आगे लगा देंगे, तो ये हो गया 20,000 रुपए। मतलब 5% के दर से उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे बच्चा, ठीक है। 3 नंबर का इसका आंसर करेक्ट आ गया। सवाल देखो, सवाल बेटा यहाँ पे क्या दिया गया पता है, यहाँ पे एक मेथड ध्यान में रखना आपको। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT%, बराबर है, यही होता है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या क्या कॉमन दिया गया है। यहाँ पे इसमें लास्ट में सिर्फ एक चीज बोला गया है कि साधारण ब्याज समान अर्जित करता है, मतलब यहाँ पे पैसे समान कमाता है, ये सेम दिया गया है, बराबर है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना वो R% और T के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे कैसा आएगा बच्चों पता है, यहाँ पे यही चीज बतानी थी आपको। यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 1/R% इंटू T के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनका रेशियो निकालेंगे हम लोग तो ऐसे आ जाएगा। देखो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो आएगा, जो पहली स्कीम दी गई है उसने 5 वर्ष के लिए
कितने प्रतिशत से इन्वेस्ट किया है? 12% से। बराबर है क्या? 5 वर्ष के लिए 12% से इन्वेस्ट किया है, मतलब 1/12 गुना में 5 कितना होता है? 60 अनुपात में आएगा। फिर दूसरा वाला क्या बोला है? 8 वर्ष के लिए 10% से, तो 8 दाम 80। इसके बाद तीसरा देखेंगे तो क्या बोला है कि 9 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो 1/45। ठीक है बेटा, इसको कट कर सकते तो कट कर लो। इसको कितने से कट जाएगा ये बताओ? 5 से कट जाएगा। यहाँ पे 12 पंचे 60, 16 बचे 80, 9 बचे 45। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 144। कितना आएगा? 144 एलसीएम आएगा ना। कितना आएगा? 144। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/12, 1/16 और 1/9। इनका एलसीएम जब आप लेने जाओगे तो 144 आएगा। तो इनको ना 144 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा। तो 12 को 12 से गुना करोगे तो 144 आता है। 12 16 नाम 144, 16 नवीनिया 144 और यहाँ पे 16। ठीक है, तो ये आपको अनुपात मिल गया। तो अब उसने पूछा क्या है, तो उधार दी गई राशि का सबसे छोटा भाग क्या है? छोटा भाग कौन सा है? 9 वाला है। तो यहाँ पे करेंगे बेटा 9 बटे में कितना जोड़ लेंगे? 9 बटे में जोड़ लो सबको, 37 आ रहा है ना। और गुना में कितना कर देंगे? 81,400। 81,400। ठीक है, देखो 37 दूनी 78 और 2 नवैया 18, तो 18,000 के आसपास इसका अमाउंट आएगा। यहाँ पे 18,000 से ज्यादा ही आएगा कि 18,000 तो आएगा नहीं, क्योंकि आगे भी दिया गया है ना। तो 18,000 से ज्यादा सिर्फ यही दिया गया है। 2 है, 19,120 भी है। 19,120 भी है, तो कर लो गुना, जान दो। कर लो, करना है तो। देखो कट करो, ये कितने बार में कटेगा? ये 37 से कम 37, 37 दूनी 78 और 37 दूनी 74 पर। ठीक है, और 37 दूनी 74, 22 बार मिलेगा। ठीक है, 2200 आणि 22 नम किती असतो? 198। 19,800 रुपए उसने इन्वेस्ट किया बेटा। 19,800 रुपए दिया गया ऑप्शन में, 1 नंबर का दिया गया है। लास्ट में 2 जीरो दिख रहे तो बेटा 2 जीरो यहीं पे लास्ट में थे, ऐसे भी आ सकता है। उसमें लास्ट में 2 जीरो दिख रहे ना, तो ऑप्शन में जहाँ पे 2 जीरो होंगे और 18,000 से ज्यादा होगा वही अमाउंट, तो मतलब कौन सा आ गया? ये 19,800। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, ये ना डायरेक्टली क्या करना, होमवर्क कर लेना है, इसके ऊपर वाले सवाल के जैसा ही है। ठीक है, और इसका आंसर निकाल के कमेंट कर देना। ओके, ठीक है।